हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने तीसरा वीडियो अपलोड किया था जो था यूनिट्स के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ वीडियो जो आज है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। हाँ, जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें कुछ लॉ को फॉलो करने होते हैं, तभी हम अच्छे से रह पाएंगे, स्टेबल रहेंगे। तो सेम वे में क्या है, कुछ कंपाउंड्स बनाने के लिए एलिमेंट्स को कंबाइन करने होते हैं। उन कॉम्बिनेशंस के लिए कुछ लॉ है जिनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली आपको 4 टाइप के लॉ पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो हमारा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड जो हमारा है वो है लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, जिसको दिया है जोसेफ फ्रॉस्ट ने, ये हमारा सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ जो हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जो कि जॉन डाल्टन ने दिया है। एंड द फोर्थ वन इज गै-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिनको खुद जोसेफ लुइस गै-लुसैक्स ने दिया है। तो ये हमारा 4 लॉ है और चारों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, अच्छे से समझने वाले, विथ एग्जांपल्स। ट्राई करेंगे मोर देन 1 और 2 एग्जांपल्स लेने का हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे इंडिया में बहुत सारे धाराएं हैं, हर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे धाराएं होते हैं। कुछ धारा के अंदर कुछ कंडीशंस होते हैं। तो वही हम पढ़ने वाले कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर क्या कंडीशंस हैं मेटल एटम्स को कंबाइन करने के लिए या फिर एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। तो छोटे से हम क्या करते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। क्या बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बोलता है कि मास इज neither created nor destroyed during chemical combination. तो भाई देखने में बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन कुछ टफ नहीं है, बस हम समझते हैं। 2 वर्ड समझना है, नाइदर, नोर, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। केमिकल कॉम्बिनेशन तो आप समझ गए होंगे क्या होता है। तो चलो देखते हैं। बोलता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर कोई एलिमेंट कंबाइन हो रहा है तो कंबाइन होते टाइम उन दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा। अब कंबाइन होकर कुछ नया बना दिया, जिसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, तो प्रोडक्ट होगा भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो बोल रहा है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं रिएक्शन के ड्यूरिंग, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम कर क्या सकते हैं, कर ये सकते हैं कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। चलो एग्जांपल से लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। नाइदर मतलब नहीं, नोर मतलब नहीं। ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं मास को, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब मास ना तो केमिकल कॉम्बिनेशन के ड्यूरिंग डिस्ट्रॉय होता है और ना तो क्रिएट होता है। तो होता क्या है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। चलिए देखते हैं कैसे चेंज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अलग अलग मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, दोनों ने कंबाइन किया तो क्या बनाएंगे, CO2। इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, इसको बोल देते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जितना मास रिएक्टेंट का है, रिएक्शन होने के बाद, कॉम्बिनेशन होने के बाद, उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं है कि नहीं है। तो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, दोनों को सम करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर जो उसका मोलिकुलर वेट होता है ऐसा लिखेंगे। ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम पर मोल। दोनों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल। तो रिएक्टेंट साइड में मास कितना है, 44। प्रोडक्ट साइड में अगर 44 आ गया तो हम बोलेंगे इस लॉ को, तो हम बोलेंगे ये लॉ फॉलो हो रहा है, तो सही है। तो काउंट करते हैं। कार्बन का क्या है 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16, ओवरऑल कितना आ जाएगा 44 ग्राम पर मोल। तो जितना मास प्रोडक्ट का है सेम मास रिएक्टेंट का है। तो कोई भी रिएक्शंस आप कर लो, कोई भी कॉम्बिनेशन कर लो, कॉम्बिनेशन के बाद आप देखोगे जितना जो वेट
रिएक्टेंट का था सेम वेट प्रोडक्ट में होगा। तो इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल सा है, मास को ना हम बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो खत्म कर सकते हैं, ना इधर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हम लेते हैं, कंबाइन करते हैं एक H2 और एक Cl2 को, ठीक है। जो हमारा मिलेगा प्रोडक्ट वो मिलता है 2HCl। अब जितना रिएक्टेंट का वेट होगा उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2, ओवरऑल 2 ग्राम पर मोल। ये यूनिट है, आप लिखो एक ही लिख देता हो, नहीं लिखना चलेगा। फिर क्लोरीन का होता है, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन का 2 इंटू 35.5 इक्वल टू 70। इधर आ जाओ 2 ब्रैकेट लेते हैं, एक H का होता है 1 प्लस एक Cl का होता है 35.5। अभी ऐड करो तो 2 इंटू ये कितना आएगा 36.5 आएगा। हाँ, प्लस यहाँ 2 हमने ऐड नहीं किया था, ये हो गया 70 प्लस ये हाइड्रोजन का 2 तो जाएगा 72। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर कैलकुलेट करें क्या आएगा 72। प्रोडक्ट में जितना है नहीं रिएक्टेंट में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको सब क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट लॉ के आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ, ना तो सेम है। अब वीडियो पीछे करके क्या हो तो नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाते जाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप स्टेटमेंट लिख लेना, मैं दूसरे का स्टेटमेंट लिखता हूँ, थोड़ा लंबा है। लॉ ऑफ क्या है, डेफिनिट कंपोजिशन। डेफिनिट कंपोजिशन किसने दिया था, पहले लिख चुके हम लोग, वो नहीं लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। ये क्या बोलता है, एनी प्योर कंपाउंड, any pure compound always contain the same element in a definite proportion by weight irrespective of its source or method of preparation। ये स्टेटमेंट है इस लॉ का, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, देख के डर लग गया होगा, कोई बात नहीं लगेगा, तो सॉल्व करते हैं। हाँ समझते हैं, पहले समझना है डेफिनिट का मतलब क्या होता है, फिक्स, ठीक है। अगर मैं बोला जाता हूँ आपको डेफिनेटली 4 बजे पहुंचना है, मतलब नेट 4 बजे आपको पहुंच जाना है, तो डेफिनेट का मतलब फिर कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले वीडियो में आपको बताया था कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। कंपोजिशन मीन्स जो कंपाउंड बना है वो किस किस एलिमेंट से मिलके बना है और उसमें उस एलिमेंट का परसेंटेज कितना है, उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था, इसलिए बोलता हूँ जिसने नहीं देखा आप पीछे वाले वीडियो देख के आओ, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। तो चलते देखते हैं, एनी प्योर कंपाउंड मतलब कोई भी प्योर कंपाउंड, जैसे वाटर की बात करेंगे तो वाटर सिर्फ वाटर होना चाहिए, ना कि उसमें वाटर और सॉल्ट मिला हुआ है, वाटर और शुगर मिला हुआ है, नहीं सर, सिर्फ वाटर होना चाहिए, प्योर कंपाउंड होना चाहिए। एनी प्योर कंपाउंड कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, कोई भी प्योर कंपाउंड होगा। अगर हमने वाटर को, पहले पूरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में होगा, एलिमेंट का अमाउंट फिक्स रहेगा, बाय वेट, किसके रिस्पेक्ट में, वेट के रिस्पेक्ट में, मतलब अगर 20 ग्राम है यहाँ पे 20 ग्राम, ऐसा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब क्या बोला जा रहा है, जैसे हमने वाटर लिया है, वाटर एक प्योर वाटर लिया हमने,
प्योर वाटर क्या करना है, आपको एक कुएं का प्योर वाटर लेना, मतलब वाटर लेना है जैसे आपने एक बॉटल में से निकाला, ठीक है, दूसरे ने कुएं में से निकाला और दोनों प्योर वाटर है। तो बोलता है कि ये जो हमने डिफरेंट सोर्स है, एक ने हमारा क्या क्या बोरिंग में से निकाला है ना, बोरिंग में से निकाला है, एक सोर्स अलग है, कुएं में से निकाला वो सोर्स अलग है, या फिर रेन हुआ, रेन का वाटर लेते हैं हम, या फिर कुएं का, तो दोनों का सोर्स अलग है, एक का रेन है दूसरे का क्या है वॉल है, कुआं है। तो दोनों के अलग अलग सोर्स से लिया हमने। या फिर हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी में वाटर का प्रिपरेशन करते हैं प्योर वाटर का, तो प्योर वाटर का प्रिपरेशन करेंगे तो वो हो गया। या फिर हम दो कहीं से भी ले लो, रेन वॉल या फिर लैब वाला और रेन वाला, या फिर लैब वाला और कुएं वाला, दो वाटर को कंपेयर करना है। कंपेयर करने से हमको इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वाटर आएगा, वाटर का फॉर्मूला क्या होगा H2O, तो आप चाहे वो वाटर पानी यहाँ से निकालो, वहां से लो, वाटर से लो, रेन से लो, या फिर बनाओ, वाटर का फॉर्मूला तो H2O होने वाला है। H2O तो मतलब कहीं से भी हम वाटर लेंगे तो उसमें एलिमेंट सेम होगा। एलिमेंट क्या होगा उसमें, सेम एलिमेंट इन अ डेफिनिट कंपोजिशन, इन डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर कंपोजिशन। मतलब क्या है कि अगर वाटर में, वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो अगर सपोज कर लो कुएं का पानी जो है, कुएं का वाटर जो उसमें H2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ऐसा नहीं ना कि रेन वाला जो वाटर को में H3 हो जाएगा उसमें, अगर प्योर है तो। इम्प्योर है तो हो सकता है, बट प्योर है तो नहीं हो सकता। तो दोनों अगर प्योर है तो उसमें एलिमेंट का नंबर सेम होगा। और अगर सपोज कर लो कि यहाँ वाटर का 80% ऑक्सीजन है वाटर में और 20% हाइड्रोजन है, तो रेन के वाटर में भी क्या होगा, 80% ऑक्सीजन होगा, 20% हाइड्रोजन होगा, तो कंपोजिशन भी सेम रहने वाला, एलिमेंट भी सेम रहने वाला। यही बोलता है सेकेंड लॉ। डेफिनिट कंपोजिशन का क्या लॉ है कि आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से दो प्योर कंपाउंड को, सब्सटेंस को लो, उनके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, एज वेल एज उनके कंपोजिशंस भी या प्रोपोर्शंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आ गया आपको? लो एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट्स बना लेना। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कुछ एक या दो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। चलो, तो इसके एग्जाम्पल जो है वो है, सेकंड मैंने लिखा है कॉपर कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है। ये कॉपर कार्बोनेट जो है वो क्या करते हैं, हमने अर्थ क्रस्ट से निकाला, इसको प्योर बनाया, ठीक है। दूसरा कॉपर कार्बोनेट जो कि हमने लैब में बनाया है, ये फर्स्ट जो हमारे नेचुरली अकरिंग है, ये सेकेंड जो हमने लैब में बनाया है। तो नेचुरली अकरिंग कॉपर कार्बोनेट में कॉपर का जो परसेंटेज होता है वो होता है 51%। कितना होता है, 51.35%, ठीक है। कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 38.91%, और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 9.74%। आप टोटल कैलकुलेट करना 100 आएगा, ठीक है, क्योंकि 100% ही हो सकता है ना कोई चीज। अब देखते हैं इस कॉपर कार्बोनेट में कॉपर का कितना है 51.35%, कार्बन का कितना है 38.91%, ऑक्सीजन का कितना है 9.74%। तो ये परसेंटेज है एलिमेंट्स के जो कंपाउंड हमको मिले हैं। अब ये तो हमने, हमारा वो प्योर कंपाउंड है जो हमको क्या हुआ, अर्थ से मिला है। अब ये वो है जिसको हमने क्या किया है, लैब में प्रिपेयर किया है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो कंपोजिशन यहाँ है यहाँ होना चाहिए। तो जब टेस्ट किया गया तो देखा क्या गया कि एग्जैक्टली कॉपर का, कार्बन का और ऑक्सीजन का सेम था। मतलब इसमें भी कॉपर का इतना ही परसेंट था, कार्बन का इतना ही परसेंट और ऑक्सीजन का इतना ही परसेंट था, ठीक है। तो ये था कॉपर कार्बोनेट। हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए। रटने तो ऐसे रटना तो हम लोगों को कुछ भी नहीं है, सब समझना है। तो सेकेंड लेते हैं वाटर का एग्जाम्पल, जो कि हमारा वर्ल्ड वाइड क्या है, फेमस है। तो वाटर में जो कंपोजिशन है वो है हमारा हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। देखना है कंपोजिशन, हाइड्रोजन का है 11.9, 100 माइनस का तो कितना आ जाएगा 88.81%। मतलब अगर आपने कुएं में से पानी निकाला वाटर 1, रेन का वाटर 2, या फिर आपने क्या क्या लैब में प्रिपेयर किया जो कि वाटर 3 मान रहे हैं, थर्ड नंबर का वाटर, तो अगर इसमें कहीं से भी निकालो, H का कंपोजिशन इतना ही आएगा 11.91% एंड O का कंपोजिशन भी 88.81% ही आएगा, कुछ डिफर नहीं होगा। तो यही है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनिट कंपोजिशन। डेफिनिट का मतलब ये फिक्स, ठीक है। तो दो लॉ आपके क्लियर हो गए। थर्ड लॉ में देखते हैं अभी क्या है।
थर्ड लॉ समझने के लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थोड़ा पेशेंस से इसको समझना है, ठीक है। ठीक, जॉन डॉल्टन ने दिया था, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि टू एलिमेंट केमिकली कंबाइंड with each other, chemically combined with each other, forming two or more compound या substance with different composition, with different composition by mass, then the ratios of mass of two interacting, इसको हम कंबाइनिंग भी लिख सकते हैं, कंबाइनिंग एलिमेंट in two compounds are small whole number। ये तो सेकंड वाले से भी बड़ा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कुछ बड़ा नहीं समझते, इसको भी आराम से समझ लेंगे, तो उससे भी इजी है। क्या बोलता है पहले वो समझते हैं। बोलता है इफ टू एलिमेंट केमिकली कंबाइन, सपोज कर लेते हैं कि एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है जो कि कंबाइन कर रहा है, ठीक है, विद केमिकल टू फॉर्मिंग टू और मोर कंपाउंड। तो ये क्या क्या बना सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, आप लेंगे, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर क्या कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, ठीक है। मोर कंपाउंड विथ डिफरेंट कंपोजिशन बाय मास, इसमें कंपोजिशन डिफरेंट होगा ना ऑक्सीजन का, यहाँ पे कंपोजिशन अलग होगा, तो बाय मास, मास के रिस्पेक्ट में दोनों में कंपोजिशन अलग अलग है, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ टू इंटरेक्टिंग एलिमेंट, यहाँ पे दो इंटरेक्टिंग एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के मास का जो रेशियो होगा, सपोज करो इसका मास का रेशियो x आया और इसका मास का रेशियो y आया, ठीक है। इन दोनों का मास का रेशियो निकालेंगे परसेंटेज थ्रू, तो क्या आ जाएगा, x मान लिया हमने रेशियो, इसका y मान लिया, टू कंपाउंड और स्मॉल। अब क्या बोलता है, अब हमने क्या करना है, x और y का रेशियो ले लेना है, सिंपल है, x और y का रेशियो लेना है। तो ये जो नंबर देट आएगा या ये जो रेशियो आएगा x/y, ये ऑलवेज होल नंबर होगा, क्या होगा, ऑलवेज होल नंबर। स्टेटमेंट समझ आया, फिर से समझते हैं। दो एलिमेंट कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद कंपाउंड बनेंगे, दो अलग टाइप के कंपाउंड, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके दो कंपाउंड बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकते हैं, कार्बोनेट भी बन सकता है, बट हमको वो नहीं जानना, वो दो जानना है। कार्बन ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, दोनों में क्या होगा, ऑक्सीजन का और कार्बन का कंपोजिशन तो सेम है क्योंकि वो तो नंबर में सेम है, ऑक्सीजन का कंपोजिशन अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें जो दो एलिमेंट कंबाइन किए हैं उनका रेशियो ले लेना है, फिर इन दोनों का रेशियो ले लेना है, तो इसका रेशियो x है, x/y, तो ये जो रेशियो है वो ऑलवेज होल नंबर आएगा, क्या आएगा, ऑलवेज होल नंबर, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू, पहले आप थोड़ा देख लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। चलो अब एग्जांपल समझते हैं।
बोल रहा है 2 एलिमेंट, चलो 2 एलिमेंट, एक कार्बन एक ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं 2 या 2 से अलग कर दो, एक नहीं हो सकता, 2 होना चाहिए कम से कम, 2 से ज़्यादा हो सकता है। ऑक्सीजन ये क्या बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, और क्या बना सकता है, प्लस कार्बन प्लस नहीं बना ऐसा, ठीक है। अब क्या करते हैं हमने कि ये जो कैलकुलेट किया गया है वो क्या है कि यहाँ पे जो है अगर 1 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है 2.66 ग्राम ऑक्सीजन से, क्या है 1 ग्राम कार्बन कंबाइन करेगा 2.66 ग्राम ऑक्सीजन से, तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल। कितना मिलेगा, 1 मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर 1 ग्राम कार्बन कंबाइन करता है 1.33 ग्राम ऑक्सीजन से, तो हमको मिलता है क्या, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। एलिमेंट दोनों सेम है, कंपोजिशन डिफरेंट है, यहाँ अलग है यहाँ अलग है। अब क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट का रेशियो लेना है। पहले इसका रेशियो निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ से हमको x मिलेगा, यहाँ से y मिलेगा, करते हैं। ये हो जाएगा 2.66 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, लिखो तो कितना आएगा 2.66, इसको मान लेते हैं x जो हमने स्टेटमेंट में माना है, ठीक है। इसको डिवाइड किया तो 1.33 ग्राम बाय 1 ग्राम, जाएगा 1.33। अब बोलता है कि ये दोनों का रेशियो जो आएगा ऑलवेज होल नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन है 2.66 है, ऐसा नहीं बोल रहा है स्टेटमेंट बोल रहा है ऑलवेज होल नंबर आना चाहिए। तो हम डिवाइड करते हैं 2.66 को 1.33 से अगर हम डिवाइड करें क्या आएगा, 2/1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, इसको लिख सकते हैं 2:1। अब देखो ये 2 होल नंबर है और ये 1 भी क्या है, होल नंबर। ओवरऑल जो ये रेशियो है वो हमेशा क्या आएगा, होल नंबर आएगा। यही बोलना है इस स्टेटमेंट का कि अगर 2 एलिमेंट कंबाइन करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, तो उन दोनों डिफरेंट कंपाउंड का जो रेशियो आएगा वो ऑलवेज होल नंबर आएगा, ठीक है। हमने देख लिया ऑलवेज क्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। चलो यहाँ भी डॉट नहीं होना चाहिए। थर्ड लॉ क्लियर हो गया। अब हमारा बचता है लास्ट वन एंड 4th लॉ। यहाँ कोई डाउट है, एक एग्जाम्पल और करते हैं इसमें, ठीक है, तो अच्छे समझ में आ जाए। एक एग्जाम्पल और करेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके 2 कंपाउंड बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये 2 कंपाउंड बना सकते हैं। तो अब फिर लास्ट टाइम पे जैसा क्या करना है, देखते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनेगा। सेम में देखेंगे 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन लगेगा, H2O बनेगा। फिर दोनों का रेशियो ले लेंगे, होल नंबर आना चाहिए, और नहीं आएगा तो लोगों को फॉलो नहीं करेगा, और लोगों को तो फॉलो करना है कंबाइन होने के लिए, तो दैट मीन्स होल नंबर आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन प्लस कितना है, 1 ग्राम नहीं, यहाँ परसेंट, ये पहले क्या देखा हमने, ग्राम में देखा था ना, वेट में। अब क्या करते हैं, परसेंटेज में देखते हैं, कंपोजिशन में कितना परसेंट है। तो यहाँ जो है वो बोल रहा है कि 11.11% H प्लस 88.89% अगर O को मिला देंगे तो बनता है हमारा वाटर, ठीक है। फिर बोल रहा है अगर 5.88% H कंबाइन करेगा 94.12% O के साथ, मतलब O2 ऑक्सीजन का मतलब O2, ये बनता है H2O2, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का रेशियो, फिर इन दोनों का रेशियो, यहाँ से मिलेगा x, यहाँ से मिलेगा y, x/y होल नंबर आएगा। तो निकालते हैं, ये है 88
4.89 डिवाइडेड बाय कितना है 11 इक्वल्स टू कुछ आएगा। फिर लेते हैं यहाँ पे सेकेंड वाला 94.12 डिवाइडेड बाय 5.88, यहाँ पे कुछ आएगा। अब वो कुछ क्या है वो हम लिख देते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। ये आता है 8, ये आएगा 8 और ये आएगा 16, क्या रहा है 8 and 16। तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में किया था। अभी x और y को अगर हम डिवाइड कर दें तो होल नंबर आना चाहिए। अभी भी ये होल नंबर है लेकिन स्मॉलेस्ट रेशियो लेना है ना, उसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 8/16 करो या 16/8, कोई भी करो, उनको रेशियो से मतलब है। तो 8/16 करते हैं तो 1:2, दोनों होल नंबर है। और ये करते हैं तो 2:1, दोनों होल नंबर। तो ये फोर्थ लॉ हमारा, सॉरी थर्ड लॉ था। थर्ड लॉ में 2 एग्जाम्पल हमने देख लिया। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ लॉ, कैसा क्लियर है, हो ही जाना चाहिए। फोर्थ लॉ बहुत सिंपल है, तो कुछ टफ नहीं है। ये थर्ड लॉ थोड़ा प्रॉब्लम था। आप 2 एग्जाम्पल मैंने दिए, अच्छे से इसको देख लेना आप। नेक्स्ट जो है फोर्थ लॉ वो है गेन-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। जो भी है हम सिंपल लिखते हैं गेन-लुसैक्स लॉ। आप पूरा टॉप फर्स्ट में देख चुके हो, गेन-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जो भी है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, ये गैसेस के बारे में बताता है, रिएक्ट टुगेदर to produce gaseous product, the volume of reactant and a product bear a simple whole number ratio with each other provided volume are measured in at same temperature and pressure। चलो इसको समझते हैं। ये भी स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन कुछ नहीं, आसान है। When gases react together to produce gaseous product, जब गैस रिएक्ट करेंगे, अब एक गैस तो खुद से रिएक्ट कर नहीं सकता, 2 गैसेस होंगे एटलीस्ट, तो जब 2 गैसेस रिएक्ट करेंगे तो गैसेस प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ तक समझ आया आपको कि जो रिएक्टेंट का जो वॉल्यूम होगा और जो प्रोडक्ट का वॉल्यूम होगा उनका रेशियो एक होल नंबर होगा विथ ईच अदर प्रोवाइडेड, लेकिन कंडीशन है कब होगा होल नंबर, प्रोवाइडेड वॉल्यूम आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर पे, मतलब जिस टेम्परेचर पे आप रिएक्टेंट का वॉल्यूम मेजर कर रहे हो उसी टेम्परेचर प्रेशर पे आपको प्रोडक्ट का भी वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट प्रेशर टेम्परेचर कर दोगे तो वॉल्यूम चेंज कर जाएगा, तो फिर रेशियो तो आपका सेम आएगा नहीं, ठीक है। चलो समझते हैं पहले इसको क्या है। स्टेटमेंट क्लियर है आपका? स्टेटमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के जैसा ही। एग्जाम्पल लेते हैं H2 प्लस Cl2, ये गैस है, ये भी गैस है, दोनों गैस कंबाइन करेंगे एक गैस मिलेगा जो कि होता है HCl गैस। तो यहाँ क्या हो रहा है,
1 लीटर H 1 लीटर क्लोरीन मिल के बनाता है 2 लीटर ऑफ HCl, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं 1 वॉल्यूम ऑफ H 1 वॉल्यूम ऑफ Cl2 गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम वही लीटर। अब इनका रेशियो लेना है हमको, क्या करना है, रेशियो लेना है। तो इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो जो आना चाहिए, एक होल नंबर आना चाहिए। तो ये 2 होल नंबर है, तो इसका पहले रेशियो देखते हैं। इसका यहाँ 1 वॉल्यूम है, इज 2 1 है, इज 2 2, देखो 3 होल नंबर है, मतलब रेशियो जो आ रहा है वो होल नंबर आ रहा है। तो ये कहना है इस लॉ का कि अगर हम रिएक्टेंट का वॉल्यूम और प्रोडक्ट के वॉल्यूम का रेशियो लेंगे तो जो रेशियोज आएंगे वो सारे क्या आएंगे, वो नंबर आएंगे। क्लियर है। दूसरा समझते हैं, दूसरा एग्जाम्पल से, या तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा H2 प्लस O2, ये वाटर बनाएगा। क्या कर रहा है, वाटर बना रहा है। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, अरे हम 2 देंगे, ये 2, ओके, ये तो बैलेंस होगा। अब फिर से देखना है, इसका 2 लीटर लग रहा है, मतलब 2 वॉल्यूम, इसका 1 लीटर लग रहा है, मतलब 1 वॉल्यूम, और इसका क्या बन रहा है, 2 लीटर बन रहा है। अब ये रेशियो ले लो आप, तो 2:1:2, ऑलवेज होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं भी है, सपोज ये 2.5 है, ये 2.5 है, कटने के बाद क्या हो जाएगा, 1 मतलब ये 1 रहेगा, ये 2.5 सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक होल नंबर रेशियो ही आना चाहिए इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ एक लॉ है, आप लॉ बोलो या कुछ भी बोलो, क्या बोलना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमार्क मार्क करके लिखना है। आप ये समझ गए ना, रेशियो, ये नोट करके लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉल्यूम आर नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, मतलब हम वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते। अगर हम ऐड कर सकते तो 2 लीटर और 1 लीटर प्रोडक्ट 3 लीटर मिलना चाहिए था, ऐसा होता ना, लेकिन यहाँ नहीं है। 2 लीटर और 3 लीटर मिलके भी 2 लीटर बनाना है, तो मतलब ये एडिटिव ऐड नहीं हो रहा है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है, थ्योरेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। थ्योरेटिकल हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पहले वाले में क्या हो रहा था, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन मिल करके 2 HCl बना रहा था, लेकिन यहाँ नहीं बना रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं, ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो 4 लॉ आपके फिनिश हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज हर एक लॉ में हमने 2-2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा जाके पीछे देखो, समझ में आएगा। एंड ये हमारा 4th वीडियो फिनिश हुआ, कुछ 2-3 वीडियो और 1 या 2 वीडियो और बनेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, NCERT बुक आपको ले लेना है, ठीक है। NCERT बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो सारे नहीं, जो आपको लगता है टफ होंगे या मुझे जो लगता है टफ हुआ है सॉल्व करना चाहिए वो मैं कर दूंगा, सम्स जो होंगे वो कर दूंगा, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, नीट और जेई में जो इस यूनिट से क्वेश्चन आए, नीट और जेई में, ठीक है। आप अगर कुछ लोग नीट देते हैं, कुछ लोग जेई देते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं इस यूनिट से, जो भी क्वेश्चंस आए होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो आप अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सब्सक्राइब करो, ठीक है, फायदा होगा। अभी हम लोग कंटिन्यूस करने वाले हैं सीरीज, तो 1 यूनिट खत्म होगा, फिर सेकेंड आप सजेस्ट करो कौन सा यूनिट आपको चाहिए, ठीक है, वो यूनिट हम लोग करेंगे। कमेंट सेशन में बताओ आप लोग कौन सा यूनिट चाहिए आपको, ठीक है। तो होप, थैंक यू।